नमस्कार दोस्तों, 91.2 NIVH हेलोडोन पर मैं हूं आप सभी का होस्ट और दोस्त आरजे गौरव। तो दोस्तों, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव विद आरजे गौरव के एक और नए एपिसोड के साथ आज हम फिर आप सभी से मुखातिब हुए हैं और आज भी हमने बात की है एक और महान हस्ती के साथ में। तो इनसे आपका परिचय कराते हैं। ये हैं सक्षम पाठशाला का नाम तो आप सभी ने दोस्तों सुना ही होगा। उसकी नेशनल कोऑर्डिनेटर हमारे साथ हैं आज अनु मल्होत्रा मैम। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे इनके बारे में और सक्षम पाठशाला के बारे में और इनके पूरे जीवन के बारे में। तो बिना किसी देरी के सिलसिला शुरू करते हैं मैम से बातचीत का। सबसे पहले मैम, आपका स्वागत है आज के हमारे इस खास शो में। थैंक यू गौरव जी, थैंक यू एंड थैंक यू होल टीम और सभी ऑडियंस को मेरा नमस्कार। तो मैम, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए हमारे सभी श्रोताओं को। मैं अनु मल्होत्रा, प्रोफेशनली मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन एज अ वॉलंटियर मैं दृष्टिबाधित बच्चों के साथ सन 1994 से काम कर रही हूँ। जब रेवाड़ी में नैब एक वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था, 10 डेज प्रोग्राम, तो उसमें जो है मुझे 10 डेज ट्रेनिंग हुई मेरी। उसके बाद मुझे जानने समझने का मौका मिला दृष्टिबाधित लोगों के जीवन के चुनौतियों को और उनसे कैसे पार पाया जाए। उस सब में ट्रेनिंग थी, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग थी। और उसी ट्रेनिंग के बाद जो है मेरा दिव्यांगजनों के साथ, शुरू में दृष्टिबाधित लोगों के साथ ही काम करने का मेरा अनुभव रहा और उसके बाद अभी कुछ सालों से अन्य दिव्यांगता संबंधित व्यक्तियों के साथ भी, जनों के साथ भी मैं काम कर रही हूँ, सक्षम के साथ और वॉलंटियर। तो सक्षम से मैम आपका फिर कब से जुड़ना हुआ? हाँ, तो जैसे मैंने बताया 1994 में वो ट्रेनिंग की थी मैंने। उसके बाद फिर जॉब के सिलसिले में मेरा अम्बाला आना हुआ। वहाँ अपने स्तर पर ही मैं वहाँ ब्लाइंड हॉस्टल जो है अम्बाला में, वहाँ जाती थी समय समय पर और स्टूडेंट्स से बात करती, कुछ ऑडियो बुक्स रिकॉर्डिंग वगैरह की उनको जरूरत होती थी तो वो करती। तभी वहाँ माधव नेत्र बैंक जो है वो सक्षम का एक प्रोजेक्ट है, तो वहाँ के कार्यकर्ताओं से मेरा मिलना हुआ और इस तरीके से मैं सन 1900 आप कह सकते हैं 99 के बाद से, 2000 के बाद से जो है मैं माधव नेत्र बैंक से जुड़ी और फिर वो ही सक्षम में एक तरीके से काम करने का मेरा पहला था। तो उसके बारे में भी मैम बात करेंगे हम। पूरी सक्षम की जर्नी हम आपसे जानेंगे कि किस तरीके से क्या क्या आपके अनुभव रहे, वो भी सब बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा आपके बारे में और आपके जीवन के बारे में हम जान लें। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और इस जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? मैं रेवाड़ी में मैट्रिक तक मैं पढ़ी हूँ। हरियाणा का एक जिला है ये। जी जी, रेवाड़ी। और उसके बाद फिर मैं अम्बाला आई, तो अम्बाला मेरे रिलेटिव हैं, उन्हीं के पास रह करके मैंने अपना सिविल इंजीनियरिंग में की स्टडीज। और फिर उसके बाद जॉब के सिलसिले में फिर भिवाड़ी कुछ समय और दिल्ली में कुछ समय निकाला मैंने, लगभग 5 सालों के अंतराल के बाद। 93 में मेरा सिविल इंजीनियरिंग स्टडीज हुई थी। उसके बाद 98 में मेरे को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू पोस्टिंग आई, सिलेक्शन हुआ और मैंने यहाँ पर एज अ सिविल इंजीनियर ज्वाइन किया, जूनियर इंजीनियर। और फिर ये मेरा प्रोफेशनली मेरा करियर था, लेकिन साथ के साथ 94 से, जैसे मैंने बताया कि तब से मैं साथ के साथ पैरेलली मेरा एज अ वॉलंटियर वो दृष्टिबाधित लोगों के लिए काम चलता रहा, उन्हें पढ़ाने का और ऑडियो बुक्स रिकॉर्डिंग वगैरह तैयार करना ही करती रही मैं। मतलब उसमें किसी संस्था के साथ जुड़ने का, क्योंकि मैं समय समय पर कभी कई स्थानांतरण तो किसी संस्था के साथ जुड़ करके इतने साल नहीं कर पाई थी। ऐसा सिर्फ 2000 के बाद ही हुआ कि मैं सक्षम के साथ जुड़ी। तो आपकी हॉबीज क्या क्या हैं मैम अभी? मतलब क्या क्या रही हैं या अभी क्या क्या हैं? हॉबीज में मेरे को बच्चों के साथ खेलना, उनके साथ क्रिएटिव कुछ करना पसंद है। आर्टिस्टिक एक्टिविटीज वगैरह करना, स्टेज परफॉर्मेंसेज वगैरह के लिए बच्चों को तैयार करना। जैसे रामलीला ग्रुप के बच्चों को रेडी कराती हूँ मैं, जन्माष्टमी पर कुछ बच्चों के प्रोग्राम होते हैं या उनको स्टेज परफॉर्मेंसेज के लिए बच्चों को तैयार कराती हूँ। और मैं जहाँ कहीं भी रहती हूँ, मेरे आसपास जो भी रेजिडेंशियल सोसाइटी होती है, वहाँ पर मैं मोबिलाइज करती हूँ लोगों को, इकट्ठा जन जागरण का काम किसी भी एक प्रोजेक्ट को लेकर के, और वहाँ पर जन जागरण और लोगों को यूनाइट करती हूँ। ऐसा मैंने सभी जगह जहाँ जहाँ भी गई हूँ किया है मैंने। और इस तरीके से लोग आपस में एक दूसरे को जानते, सोशल कॉज के लिए काम करने के लिए प्रेरित होते हैं।
इसके अलावा मैं कुछ कभी कभी छोटे लेख लिख लेती हूँ। गाना मुझे पसंद है, सुनना पसंद है, गाना गाना भी और सुनना भी। तो ये सब मेरी हॉबीज में है। तो ये रुचि तो है। चली हॉबीज की बात रही। अब अगर आपके शौक के बारे में हम थोड़ा जाने कि शौकिया तौर पर आप मतलब क्या क्या करते हैं या क्या चाहते हैं? शौकिया तौर पर यही सब है। मेरे को बच्चों के साथ समय व्यतीत करना पसंद है और आध्यात्मिक तरफ मेरा झुकाव है, तो वो भी भजन और सत्संग वगैरह ऐसा सुनना। प्लस जैसा कि मैंने बताया कि सोसाइटी में, अपने रेजिडेंशियल सोसाइटीज में कुछ कुछ फेस्टिवल्स वगैरह के थ्रू इवेंट वगैरह करा करके और लोगों को इकट्ठा करना, ये जी। मेरे शौक हैं। इसी तरीके से मैं अपना जो भी समय मिलता है उनको, जो भी मेरे ऑफिस के बाद और मेरे एज अ वॉलंटियर जो मैं काम करती हूँ उसके बाद जो छुट्टी वाले दिन समय मिलता है अगर, तो मैं इस तरीके से व्यतीत करना पसंद करती हूँ। तो अब जहाँ वापस आते हैं हम सक्षम पाठशाला पे कि जैसे आप सक्षम से जुड़े, उसके बाद सबसे पहले आपने क्या क्या काम किए सक्षम से जुड़ने के बाद? सक्षम समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल, ये पूरा नाम है। तो ये संस्था जो है राष्ट्रीय है ऑर्गेनाइजेशन और 21 तरीके की, सभी 21 तरीके की डिसेबिलिटीज पर काम करती। तो उसमें से एक जो है 7 प्रकोष्ठ हैं इसके अभी, जिसमें से एक दृष्टि बाधित प्रकोष्ठ जो दृष्टि बाधित लोगों के लिए काम करती है। तो उसका यूनिट में एक प्रोजेक्ट है माधव नेत्र बैंक। इस नाम से देश भर में अलग अलग जगह पर आई बैंक, तो ऐसा एक नेत्र बैंक अम्बाला में है माधव नेत्र बैंक के नाम से। तो वहाँ जो है आई डोनेशन को लेकर के अवेयरनेस कैंपेन चलाना, प्लस स्कूल स्टूडेंट्स का जो है वो आई स्क्रीनिंग करना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे की दृष्टि जो है वो पूरी तरीके से खुली नहीं हुई है, दृष्टि बाधित भी नहीं कह सकते, कमजोर है। तो नेत्र जांच की जरूरत है, लेकिन बच्चे को खुद को नहीं पता कि मेरी नजर कमजोर है और वो क्लास में अपनी परफॉर्मेंस स्टडीज में नहीं दे पाता ढंग से। धीरे धीरे अपने फ्रेंड्स से कटने लगता है और खेल कूद से कटने लगता है, अकेले रहना, ये सब चीजें आती हैं क्योंकि बच्चे को ठीक देखना क्या होता है ये नहीं पता। खुद घर पे भी कभी किसी ने नहीं ध्यान दिया कि उसकी बच्चे की नजर कमजोर है। टीचर्स और परिवार वाले ये समझते हैं कि बच्चा जो है दिमाग नहीं है उसके पास, लेकिन बच्चा क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं करता, उसे नहीं पता कि बाकी लोगों को कैसा दिखता है और मुझे उससे क्या कम दिखता है, वो पिछड़ता है पढ़ाई में और धीरे धीरे फिर हर एक्टिविटी में पिछड़ना शुरू होता है। तो ये टाइमली उसको डायग्नोज हो जाए उसके लिए स्कूल में जाकर के हमारे कार्यकर्ता कैंप लगाते हैं, स्क्रीनिंग कैंप, जिसमें चेक करते हैं, एक मोटा मोटा सा स्क्रीनिंग करते हैं कि कौन से बच्चों की नजर ठीक है और कौन से बच्चों की नजर ठीक नहीं है। जिनका लगता है कि इनकी नजर जो है और डिटेल में उसकी जांच करवाई जानी चाहिए तो उनको फिर रेफर करते हैं कि आप डॉक्टर को दिखाएं, डिटेल में जांच कराएं। तो स्कूल में जब जाते हैं तो तकरीबन ऐसे 10% बच्चे मिल जाते हैं। तो ये प्रोजेक्ट है, प्लस इस बारे में भी लोगों को जागरूक करना कि आप समय समय पर अपनी भी नेत्र जांच करवाएं और बच्चों की भी हर 6 महीने पर जांच करवाएं और नेत्रदान के प्रति जागरूक करना। ये कैंपेन हम लोग वहाँ चलाते थे और इसके साथ ही फिर ऑडियो बुक्स रिकॉर्डिंग की भी वॉलंटियर्स हम लोगों ने पूरी टीम रेडी की और वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ऑडियो बुक रिकॉर्डिंग वो करते हैं और अभी भी करते हैं वहाँ पर वॉलंटियर्स जो है। तो शुरुआत में ये सब काम किए और फिर उसके बाद सक्षम पाठशाला का प्रोजेक्ट बाद में आया। तो मैम इसकी सक्षम पाठशाला की शुरुआत अगर हम बात करें तो वो कब से हुई? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि पाठशाला की शुरुआत कैसे हुई। तो मैं शुरुआत में जब मैंने ट्रेनिंग के बाद दृष्टिबाधित लोगों की चुनौतियों को समझा, तो उसके बाद मैंने पढ़ाया, जिस बच्ची को शुरू में पढ़ाया, मैंने जाना कि गणित विषय जो है वो बड़ा चैलेंजिंग रहता है। और फिर जैसे जैसे और आगे बढ़ती गई, काम करती गई, ऑडियो बुक रिकॉर्डिंग भी करी, ब्लाइंड हॉस्टल जो है अम्बाला के, वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ के मतलब लोगों के लिए, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी वो लोग करते हैं। तो मेरे को समझ में आया कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ये 2 सब्जेक्ट दृष्टिबाधित लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग है। तो मेरा मन होता था कि मैं कभी कोचिंग में, मेरे गृहस्थ जीवन में और मेरे करियर के कारण समय नहीं दे पाती थी अम्बाला में कि मैं वहाँ पर कभी कोचिंग दूं। तो अम्बाला में मेरी पोस्टिंग 1998 से लेकर के और 2016 तक रही। तो ऑडियो बुक्स रिकॉर्डिंग तो करते थे क्योंकि वो हम किसी भी समय अपने घर बैठकर कर सकते थे, लेकिन कोचिंग अगर देनी
है तो वो डे टाइम में ही आपको जाना होगा तभी, या इवनिंग टाइम में जाना होगा, उस समय मैं नहीं समय दे पाती थी। तो मेरे मन में वो रह ही गई इच्छा कि मैं नहीं दे पाई। फिर मैं उसके बाद चंडीगढ़ मेरी ट्रांसफर हुई डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वहाँ भी यही मैंने देखी परिस्थितियाँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए बच्चों को ये दोनों सब्जेक्ट बहुत चैलेंजिंग है। फिर मैंने एक कैंपेन चलाया था, क्योंकि सक्षम जो है, मैंने जैसा कि बताया, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे देश भर में वॉलंटियर्स हैं सक्षम के। तो आमतौर पे दृष्टिबाधित व्यक्ति को फेस करनी ही पड़ती है, कभी एग्जाम में अपीयर होता है। तो मेरे ध्यान में थी कि स्क्राइब अगर हम इजीली अवेलेबल करा देते हैं दृष्टिबाधित बच्चे को, तो स्क्राइब की समस्या मैं देखती थी आमतौर पे दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स को रहती है एग्जाम में अपीयर होने के लिए। तो मेरे ध्यान में आया कि सक्षम क्योंकि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और देश भर में वॉलंटियर्स हैं सक्षम के, तो क्यों ना एक कैंपेन ऐसा चलाया जाए कि स्क्राइब की अगर जरूरत है स्टूडेंट को तो देश भर में कहीं भी अपने सक्षम के माध्यम से स्क्राइब अवेलेबल कराया जाए। तो जब स्क्राइब के लिए कैंपेन चलाया मैंने, तो तब ये चीज और ज्यादा उभर कर आई कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए प्रॉपर कोचिंग ही नहीं है स्टूडेंट्स को। वो एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं तो लेकिन तैयारी कैसे करें, ना तो उनके पास स्टडी मटेरियल, ना उनको कोचिंग। तो फिर पक्का मेरे मन में आ गया निश्चय कि कभी ना कभी अपने को कोचिंग करनी है स्टार्ट ना। लेकिन मैं फिर वही बंधी हुई थी अपने करियर और फैमिली के बीच में कि टाइम मेरे पास नहीं रहता, तो अब क्या करें, तो कोचिंग कैसे दूं मैं। और इसी बीच में फिर 2019 में मेरी ट्रांसफर जो है 2016 से 19 तक मैं चंडीगढ़ में रही और कैंपेन का इसका चलता रहा। लेकिन वो फिर क्योंकि ट्रांसफर अगेन हो गई तो बीच में मेरे को फिर छोड़ना पड़ा वो कैंपेन, और मैं 2019 में दिल्ली में आ गई। और यहाँ आने के कुछ समय बाद, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि कोरोना आया पूरे विश्व भर में, और ये कोरोना महामारी जो है, जरूर इसके ड्रॉबैक तो थे, इसके कारण नुकसान तो बहुत हुआ विश्व भर में, आर्थिक मंदी है, क्या क्या लोगों की जाने गई। लेकिन अपने साथ ये कोरोना महामारी कुछ ब्लेसिंग्स भी लेकर के आई थी। जैसा कि सभी जानते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड एक तरीके से हो गया। सभी मैंने देखा कि पूरे देश भर में जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन आ गई हैं, स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं वो सब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो एकाएक दिमाग में कौंधा कि जब मेरा अपना बेटा डेली ऑनलाइन जुड़ा हुआ है, वो क्लास अटेंड कर रहा है अपने टीचर से, और सब स्टूडेंट्स ऐसे जुड़े हुए हैं, तो हमारी दिव्यांग बच्चे भी तो, उनको भी तो जरूरत है, तो क्यों नहीं ऑनलाइन क्लास उनके लिए स्टार्ट करें। और फिर एकदम से दिमाग में आया कि क्यों नहीं दृष्टिबाधित बच्चों से ही पहली शुरुआत करें। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैंने क्योंकि देखा था तो सब कुछ मतलब बैकग्राउंड पहले बना हुआ था एक तरीके से, उसको जस्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए कोरोना ने मौका दिया, मुझे ऐसा लगता है। और फिर हमने ऑनलाइन क्लास पहली अपनी मैथमेटिक्स की ही स्टार्ट की, अम्बाला से ऑनलाइन क्लास पहली स्टार्ट हुई और डिम्पल मैम ने मैथमेटिक्स लिया और उस क्लास को देश भर से रिस्पॉन्स मिला। मतलब बहुत से स्टूडेंट पूरे देश भर से, अलग अलग राज्यों से जुड़े स्टूडेंट्स, और बस फिर ये शुरू हो गया सक्षम पाठशाला। उसके बाद तो फिर हम रुके ही नहीं। मैथमेटिक्स के क्लास के बाद फिर इंग्लिश किया, फिर इंटरव्यू, फिर जीके, रीजनिंग, सभी सब्जेक्ट आ गए फिर तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए। और स्टूडेंट्स ने पसंद भी बहुत किया। एक सवाल यहाँ पर मुझे 2020 से स्टार्ट हुआ हमारा सक्षम पाठशाला। एक सवाल मुझे यहाँ पर ध्यान आता है कि आपके मन में ये प्रेरणा कैसे जगी कि आपको दृष्टिबाधितों के लिए ही कुछ काम करने चाहिए? मैंने जैसे बताया ना कि वो जो नैब की ट्रेनिंग हुई थी, वो ट्रेनिंग भी एक्चुअली मेरे फादर के कलीग, उनकी बेटी जो है दृष्टिबाधित थी, जन्म से दृष्टिबाधित थी, और उन्हीं के माध्यम से वो नैब का ट्रेनिंग कैंप वहाँ लगा था। तो वो ट्रेनिंग कैंप के लिए मेरे फादर ने मेरा नाम भेजा कि मैं भी ट्रेनिंग करूँ, ऐसा उन लोगों को मेरा नाम भेजा नैब को, ये भी करेंगे। तो वो 10 दिन का ट्रेनिंग कैंप था और मैं उससे पहले मैं समाज सेवा के कार्यों से तो जुड़ी रहती थी, ऐसा था परिवार में ही, पारिवारिक पृष्ठभूमि ही ऐसी है कि हम समाज सेवा में कुछ ना कुछ करते तो रहते थे, लेकिन दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ही कुछ करना है ऐसा मैंने कभी भी नहीं सोचा था, जब तक कि वो कैंप नहीं हुआ था और मेरे फादर ने वो नाम मेरा भेजा नहीं था। वहाँ पर नाम उन्होंने भेजा और वो मैंने ट्रेनिंग कैंप अटेंड किया। तो वो जो ट्रेनिंग कैंप था वो बड़ा अवेयरनेस वाला भी था मेरे लिए,
बड़ा नॉलेज वाला भी था मेरे लिए, लेकिन साथ के साथ मेरे दिल की गहराइयों तक छू जाने वाला वो कैंप था। मैं बहुत संवेदनशील हुई, मैं दृष्टिबाधित बच्चों के लिए मैं कहती हूँ, मतलब वो संवेदनाएं जगाने वाला कैंप था, इमोशनल कर देने वाला भी कैंप था वो। और वहां से फिर मेरे को मतलब ऐसा, जब वो कैंप अटेंड कर लिया तो एक बार भी मन में ये नहीं आया कि मेरे को अब रुकना है कहीं पर, मतलब करना ही है, ये तो मेरी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है ही है, अब बन गया है ये, ऐसा ही मन में आया। तो जी। मैं समझती हूँ कि मुझे उस रास्ते पर लेके जाने के लिए प्रेरणा जो है मेरे फादर ने दी, और वो रास्ते पर टिके रहने का पक्का जो है वो नैब की ट्रेनिंग में किया। तो वो सब परिस्थितिवश हुआ, जो कुछ भी हुआ संयोगवश हुआ, लेकिन उसके बाद मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे नहीं करना। मुझे एवरी टाइम, मैं इतना भी बिजी टाइम होता था मेरा, बहुत हेक्टिक शेड्यूल बावजूद भी मैं सुबह 4 बजे भी उठ करके बुक्स की रिकॉर्डिंग करती थी। बहुत छोटा बच्चा था तभी भी कि वो सो रहा है तो वो नहीं हो पाता है, लेकिन मन में आ गया था कि नहीं ये करना ही है मेरे को। तो सुबह 4 बजे उठ करके नहीं है कुछ नहीं है तो बुक की रिकॉर्डिंग करके, ऑडियो बुक की रिकॉर्डिंग करके, और फिर पूरा काम से थक जाने के बाद भी रात को जब समय मिलता था तो मैं करती थी। मतलब वो मन में वो कैंप में जो है छू जाने वाला कैंप। तो इसके अलावा मैम और क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े ऑडियो बुक्स को रिकॉर्ड करने में? अकेले तो आए होंगे बहुत सारे, लेकिन फिर जब और लोग जुड़ने लगे तो वो क्या कहानी रही? ऑडियो बुक्स रिकॉर्डिंग के लिए जब तक अकेली थी मैं, चैलेंजेस तब तक ही ज्यादा थे, क्योंकि मैं तो तब एक छोटा सा ही ग्रुप था जिसको सर्व कर रही थी ना, ब्लाइंड हॉस्टल अम्बाला है ना, जी। उसको ही सर्व कर रही। तो वहाँ से ही जो डिमांड आती थी वो आती थी। तब इंटरनेट का जमाना नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था उस समय पर, तो वही जो लोग बताएंगे बस उतना होता था, और ज्यादा जानकारी भी नहीं थी मुझे कि कहाँ पर ऑडियो लाइब्रेरीज हैं क्या है। फिर बाद में जब पूरा हमारा माधव मित्र बैंक का ग्रुप जब हो गया ऑडियो वॉलंटियर्स का, फिर इस बीच में मेरे को चंडीगढ़ में 1-2 लाइब्रेरीज के बारे में पता लगा, स्टूडेंट से ही पता लगा, जो जी। लोग रिकॉर्डिंग करवाते थे कि हमने वो बुक वहाँ पता की है, वहाँ नहीं है उस लाइब्रेरी में, तो आप ये वाला करें। तब समझ में आया कि ये काम तो और लोग भी कर रहे हैं। तो जो चैलेंज रहा वो ये, और वो मैं आज तक भी समझती हूँ है कि वो सॉर्ट आउट नहीं हुई है वो प्रॉब्लम आज तक भी, कि एक बुक जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उसको किसी और लाइब्रेरी ने भी तो रिकॉर्ड नहीं कर दिया, मतलब जी। रेपिटेशन ऑफ एफर्ट तो नहीं हो रहा कहीं। इतना एक बुक रिकॉर्डिंग में इतनी मेहनत लगती है, लेकिन उसको कहीं ऑलरेडी रिकॉर्डेड पड़ी है और मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ, ऐसा तो नहीं हो रहा हमारे वॉलंटियर्स। क्योंकि ऐसा कभी हुआ, एक बुक में ऐसा हो गया कि हमने जब रिकॉर्ड कर दी हमें तब पता लगा कि ये बुक तो दिल्ली में किसी लाइब्रेरी में पड़ी है। तो रम्य पुस्तकालय ने इस प्रॉब्लम को शायद समझा, तभी तो वो एक प्लेटफॉर्म पर इतनी सारी लाइब्रेरीज को लाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन सब लाइब्रेरीज नहीं आई। और दूसरा जो है वो सब दृष्टिबाधित लोग भी उस लाइब्रेरी से नहीं जुड़े हुए, ये भी लगता है। तो ये चैलेंज आज भी बरकरार है। और उसके बाद ई पब का जमाना आ गया, ई पब बुक्स का जमाना आ गया। ऑडियो बुक्स जो है वो स्टूडेंट्स की तरफ से ऐसा लगने लगा कि कम डिमांड आ रही है, क्या ई पब बुक को पसंद कर रहे हैं। ई पब बुक जो है वो ज्यादा नेविगेशन के हिसाब से वो ज्यादा सुटेबल है, लेकिन मैंने जब पर्सनल एक्सपीरियंसेस सुने स्टूडेंट्स से तो ये पाया कि वो नेविगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सुटेबल है ई पब बुक, लेकिन क्योंकि वो मशीन वॉइस है इसलिए वो सुनने में इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती है जितना जो है एक किसी ह्यूमन वॉइस में, एक्चुअल वॉइस में सुनने के बाद कोई हम ऑडियो बुक रिकॉर्डिंग जब करते हैं तो वो सुनने में इतनी इंटरेस्टिंग लगती है, और उस वजह से वो बुक को पूरा सुना भी जाता। तो ये दोनों बुक्स में डिफरेंस है, ऑडियो में और ई पब में, और इसकी वजह से एक्सपीरियंस भी जो है दृष्टिबाधित बच्चों का अपना अपना है कि सुनना ज्यादा पसंद ऑडियो बुक करते हैं, लेकिन उसमें नेविगेशन नहीं हो पाता, समस्या उसमें वो वाली रहती है। ये कहीं एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि नहीं शॉर्ट आउट, आज तक भी इसका कोई तोड़ नहीं हो सकता। क्योंकि ऑडियो बुक्स में नेविगेशन होने को हो सकता है, लेकिन उसको एक एक्सेसिबल तरीके से डिजाइन करना और करवाना, उसकी मतलब जरूरत होती है। पर्सनली मैं भी अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो ईपब में हर चीज, क्योंकि उसके लिए नेट भी चाहिए, आपको टीटीएस भी चाहिए, अगर कोई
सही पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, मैं इस चीज से सहमत हूँ। ऑडियो बुक जो है वो उतना एक्सेसिबिलिटी नहीं दे पाती है। जैसा कि मैं बता रही हूँ, मैं नेविगेशन वर्ड यूज कर रही हूँ और वो एक्सेसिबिलिटी वर्ड जो है वो एक्सेसिबल नहीं है। तो बुक जो है प्रॉपर पेज नंबरिंग और पेज नंबरिंग के बाद भी पैराग्राफ कौन सा वहां तक एक्सेसिबल है, वहां तक पहुंचा के दे सकते, लेकिन वो मशीन वॉइस है या अलग अलग वैसे आते हैं। और फिर भी जो है अभी उसमें थोड़ी है कि हमारी टीम में बोलूँ कि हम लोग अभी जो टीम में ऑडियो वॉलंटियर्स भी जो हैं या जो प्रोफेशनल्स भी जो हैं ऑडियो बुक वाले हमारे पास ज्यादा हैं, ई पब के कम हैं। सक्षम दिल्ली जो है उनके पास पूरी टीम है, मैंने देखा है, वो बहुत जी। अच्छा उनका वो है स्टूडियो वगैरह, और वहाँ पर वो ई पब बुक क्रिएट करते हैं प्रॉपर स्कैन करके और टेक्स्ट में कन्वर्ट करके और ई पब डेजी में करके बनाते हैं। वो बहुत अच्छा उनका है। उसमें यू जो है जुड़े तो वो ये कॉलेज के बच्चे जुड़े, क्योंकि वो कंप्यूटर सिवाय है, कंप्यूटर का नॉलेज उसमें होना ज्यादा जरूरी है ई पब बुक बनाने में। यंग जनरेशन है वो इंटरेस्ट ज्यादा दिखाएगी, लेकिन ऑडियो बुक रिकॉर्डिंग में वो उसमें मैन पावर और ज्यादा हमारी यूज हो पाती है, क्योंकि उसमें हम हाउसवाइफ, रिटायर्ड लोग या जिनकी आवाज अच्छी है, जिनको क्रिएटिव वर्क करना कुछ अच्छा लगता है, वो लोग जुड़ते हैं हमारे साथ तो ऑडियो बुक बनाते हैं। हमारी ई पब बुक के लिए भी हमारी टीम बन रही है, धीरे धीरे थोड़ा सा वो भी रफ्तार पकड़ेगा आने वाले समय में। लेकिन एक्सेसिबिलिटी के मामले में ई पब बुक जैसा चैलेंज वो ऑडियो बुक नहीं ले पाती है, एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। ई पब बुक एक्सेसिबल ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन लिटरेचर सुनना है, साहित्य सुनना है या कुछ ऐसी बुक जिसको इंटरेस्ट लेकर के सुनना है, क्योंकि इसमें आवाज का उतार चढ़ाव वो सब मॉड्यूलेशन जो है वो फील होनी चाहिए। वैसा जो मजा अगर है बुक को सुनने का वो ऑडियो में ही आता है, मैं वो बिल्कुल डिनाई नहीं किया जाता। ये तो बात रही मैम ऑडियो बुक्स के बारे में और ईपब के बारे में। जहाँ तक मुझे लगता है इस टॉपिक पे चर्चा खासकर आप लोगों के साथ इतनी जरूरी भी थी। अब वापस आते हैं हम सक्षम पाठशाला के पास। अभी आप लोग जो है वर्तमान में जब तक भी आपने बैचेस चलाए, अभी तक आप लोग कौन कौन सी क्लासेस जो है और क्या क्या नए नए काम लोगों के विकास के लिए, दृष्टिबाधित लोगों के विकास के लिए कर रहे हैं? तो हमने शुरुआत तो की थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए, बैच क्लासेस स्टार्ट की थी। मैंने जैसा कि बताया कि मैथमेटिक्स इंग्लिश में भी 2 स्ट्रीम्स में बांटा हमने, बेसिक इंग्लिश और एडवांस इंग्लिश। बेसिक में ग्रामेटिकल पार्ट हम कवर करते थे और एडवांस इंग्लिश में कम्युनिकेशनल स्किल्स जो हैं वो डेवलप हों, फ्लुएंसी आए बोलने में, या इंटरव्यू में जो अगर अपीयर होना है दैट टाइम अगर इंग्लिश में कम्युनिकेशन है तो वो कैसे होना चाहिए, इम्प्रेसिव कैसे बना सकते हैं, वो हमने कवर किया। और उसके बाद जीके और रीजनिंग, ये तो चारों सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहिए ही होते हैं, तो ये चारों रखे। इंग्लिश को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे मैंने बताया बेसिक और एडवांस। जैसे ही मैथमेटिक्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्योंकि जब हमने मैथ शुरू किया हमने तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए शुरू किया था, लेकिन जब हमने देखा कि एनरोल्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कुछ या काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल बिगिनिंग से हमसे कहा कि जैसे टेबल्स, मतलब हिंदी में कहें पहाड़े, और फिर उसके बाद जमा घटा गुणा भाग, यहाँ से मैथमेटिक्स सिखाना शुरू करें। फिर हमने वो बैचेस भी अलग कर दिए, बेसिक का अलग और एडवांस का अलग। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक हो गया और एक बेसिक वाला हो गया बैचेस ढंग से। तो ये बैचेस हमारे कंटिन्यूसली चलते हैं। 2020 अगस्त से शुरू हुई थी हमारी क्लासेस और हर 6-6 महीने का बैच रहता है, ये अभी भी चलता है। अभी फिलहाल जीके का खत्म हुआ है और रीजनिंग का खत्म हुआ है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स ये चल रहा है, 1 मंथ का और रह गया और फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ से नया बैच स्टार्ट हो जाएगा जो फिर 6 महीने के लिए ऑन रहेगा। ये हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस रहती है, जिसमें हम रेलवे, एसएससी, सीईटी और बैंकिंग ये सब एग्जाम्स की तैयारी जो है स्टूडेंट्स हमारे पास करते हैं। और इसके अलावा हमने फिर इंटरव्यू स्किल्स का भी बैचेस चलाए। में हर कोई जो है वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो ऐसा नहीं है, कई लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में इंटरव्यू के लिए अपीयर होना चाहते हैं और उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो वो क्लासेस भी हमने रन की।
फिर आया जब ये हमारे पास स्टूडेंट्स एनरोल हो गए तो हमें ध्यान में आया कि बहुत से स्टूडेंट्स बीच बीच में ब्रेक हो जाता है, उनका समझ नहीं आता कहाँ गए। तो बात करने पे पता लगा कि वो लो मूड में है, कहीं कहीं अटक गए हैं, स्ट्रक कर गए हैं, स्ट्रगल्स हैं जो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो वो फिर हमें लगा कि काउंसलिंग के भी सेशंस होने चाहिए। फिर हमने सारा आकाश मेरा काउंसलिंग क्लासेस स्टार्ट की। मोटिवेशनल टीचर्स हैं वो, और उसमें इतना खुल करके होमली एटमॉस्फेयर में बात करते हैं स्टूडेंट्स की उनका लो मूड या डिप्रेशन या एंग्जाइटी कहाँ गई पता ही नहीं लगता। इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि स्टेज परफॉर्मेंसेस और एंकरिंग वगैरह ये सब चीजों के लिए तैयार हो जाते हैं और लाइफ को फुल्ली फिर से एंथुसियास्टिक तरीके से जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर ध्यान में आया कि कभी कभी बीच में स्टूडेंट्स यूडीआईडी कार्ड के बारे में पूछ रहे होते थे, तो यूडीआईडी कार्ड का एक हमने दिन स्टार्ट किया। पहले सिर्फ हमने ये स्टूडेंट्स के लिए चलाया था, बाद में सबके लिए ओपन कर दिया। यूडीआईडी कार्ड जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो अब मस्ट हो गया है, जरूरी हो गया है सभी दिव्यांगजनों के लिए, सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए। तो वो कार्ड है जैसे आधार कार्ड की तरह एक कार्ड है जो काम करता है, उसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है और अभी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को भी उसी के थ्रू लिंक कर दिया गया। तो वो 23 में कंपलसरी था, सभी स्टेट्स में कंपलसरी नहीं था, लेकिन अभी रिसेंट का न्यूज है कि अब सभी जगह पूरे भारतवर्ष में यूडीआईडी कार्ड को कंपलसरी करा है। तो ये भी हम ऑनलाइन जो है यूडीआईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन करके देते हैं। वो उन्हें पूरा मतलब स्टूडेंट्स को ही इन्वॉल्व करके रखते हैं साथ में कि अब ये रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन हमने किया और उसके बाद फिर अब नेक्स्ट स्टेप ये है, अब आपको वहाँ हॉस्पिटल में जाकर के अपना वो सब स्टेप गाइडेंस पूरा देते हैं। तो ये है, प्लस टेक्नोलॉजी पर बीच बीच में स्टूडेंट्स एक दूसरे से करते थे तो हमने टेक्नोलॉजी ग्रुप बनाया। डे टू डे टेक्नोलॉजी में कहीं हेल्प चाहिए स्टूडेंट को आपस में भी डिस्कस करते हैं और कहीं कुछ एक्स्ट्रा कहीं अटक रहे हैं तो वो हम लोग भी अपने यहाँ से पढ़ कराते हैं हेल्प। और ऑडियो बुक लाइब्रेरी वाला तो हमारा चल ही रहा है, लाइब्रेरी तो है, ये सब चीजें हैं। और इसके अलावा हमने स्कॉलरशिप रखा है, ब्रह्म कौशल स्कॉलरशिप। वो एनुअल स्कॉलरशिप है जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं या अचीवर्स होते हैं स्टूडेंट हमारे, उनको हम एनुअली देते हैं। तो उनके टीचर्स जो है नॉमिनेट करते हैं नेम्स और फिर स्कॉलरशिप दिया जाता है। कैसा स्केच है स्कॉलरशिप। और ये सब था दृष्टिबाधित और मोटर डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस हैं। फिर हमने उसके बाद डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों के लिए भी हमने क्लासेस स्टार्ट की और पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और वो बहुत सक्सेसफुल गया है। और उसी से प्रेरित होकर के फिर अब हम डाउन सिंड्रोम बच्चों के लिए जिसमें वो स्पीच थेरेपी सीखते हैं और प्लस पूरा अपना करिकुलम जो है डाउन सिंड्रोम बच्चों का वो फिजिकल एक्टिविटीज, योग, डांस, वोकेशनल ट्रेनिंग, लिटिल बिट ट्रेनिंग, वो सब भी चल रही है। तो वो सब क्लासेस चल रही है उनकी डाउन सिंड्रोम बच्चों की, स्पेशल चिल्ड्रन की, और या माइल्ड ऑटिज्म वाले जो बच्चे हैं उन। और हम ये बच्चों के और भी बैच शुरू करने वाले हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट बैच डेफ एंड म्यूट बच्चों के लिए, जो मतलब मूक बधिर बच्चे हैं या हार्ड ऑफ हियरिंग है, उनके लिए बैच आने वाला है साइन लैंग्वेज का। तो इन सब क्लासेस का ये फायदा है कि वो घर बैठे बच्चे सीख रहे हैं और पेरेंट के प्रेजेंस में सीख रहे हैं। तो पेरेंट ट्रेनिंग भी हो रही है, पेरेंट भी अपने बच्चे को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते हैं इन कक्षाओं के माध्यम से। मेरे बच्चे की जरूरतें क्या हैं और उसको पढ़ाने का तरीका क्या है, ये भी पेरेंट को अच्छे से समझ में आता है ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। तो ऑल टाइम वॉलंटियर जो है वो घर पर ही बच्चे को अवेलेबल हो जाता है, उसको कहीं बाहर से ट्रेनिंग आए उसकी इंतजार में पेरेंट को रहना नहीं पड़ता। पेरेंट खुद अवेयर भी हो जाते हैं, खुद ट्रेंड भी हो जाते हैं और खुद इतना नॉलेज भी गेन कर जाते हैं कि वो बच्चे को गाइडेंस आगे की लाइफ के लिए दे सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और मैम यहाँ पे हम रखना चाहेंगे। कई दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स का ये होता है, जब दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, कईयों की फैमिली में तो अवेयरनेस होती है, बहुत अच्छे तरीके से वो बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल्स में अच्छी अच्छी जगह ट्रेनिंग देते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन कई फैमिलीज में कई पेरेंट्स जो है नहीं इतने अवेयर होते अपने दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। तो आपके सामने भी मतलब दृष्टिबाधित या विकलांग बच्चों के लिए बेसिकली आपके सामने भी ये क्या कई बार समस्याएं आती हैं या आई हैं? हाँ, ये जो है दृष्टिबाधित बच्चों का मैं बताऊं कि ऑनलाइन में ना हमें छोटे बच्चे अभी कम मिले हैं, क्योंकि हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए किया। तो ये बच्चे तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कूल में या कॉलेज में पढ़े हैं जिनको अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है।
स्पेशल ट्रेनिंग करनी है। तो इतने अवेयर तो उनके पेरेंट्स हैं, है ना, भले ही वो कहीं हॉस्टल में भी रह रहे हैं तो भी उनके परिवारजन को इतनी नॉलेज तो थी कि उन्होंने कहीं ना कहीं उन्हें स्पेशल स्कूल में या कहीं हॉस्टल में छोड़ा या कहीं अपने घर ही रह करके किसी स्कूल में पढ़ाई करवाई, जो बच्चे यहाँ तक पहुँचे कि आज वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। कुछ ऐसा ऑनलाइन क्लासेस के दौरान देखने में आया क्या? हाँ, मैं बताने वाली थी कि कुछ छोटे बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट अवेयर नहीं थे, वो भी बाय चांस हमसे जुड़ गए थे, क्योंकि हमारा तरीका क्या था कि हम अपनी क्लासेस जब लॉन्च करते हैं तो सोशल मीडिया पर अपने मैसेजेस सर्कुलेट करते थे, तो कहीं से पढ़ करके छोटे बच्चों के पेरेंट्स भी जुड़ गए। या अभी रिसेंटली 3-4 महीने पहले, 4-5 महीने पहले सारा आकाश मेरा जो मैंने बताया मोटिवेशनल क्लासेस, उनमें बच्चे जुड़े जो पहले वहाँ पर जुड़े मोटिवेशनल क्लासेस में, और फिर बाद में उन्हें पता लगा कि हम पढ़ भी सकते हैं। जैसे लेट ब्लाइंड जो हुए कुछ, उनमें ये चीज खास तौर पे थी कि वो जुड़ तो गए, कहीं से मैसेज उनको पहुंचा मोटिवेशनल क्लासेस हैं या वो क्लासेस हैं। लेट ब्लाइंड है वो अब उनको नहीं पता, दे आर क्वाइट मैच्योर्ड। जब वो 24-25 साल के हैं वो बच्चियां या जो पर्सन 2-3 जो हैं 32-35 साल के हैं जो जुड़े, वैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं जुड़े हुए थे तो इसलिए जुड़े, लेकिन वो पढ़ भी सकते हैं और वो ऑनलाइन भी कुछ हमारे साथ कर सकते हैं, या जहाँ उनकी स्टडी छूटी थी वहाँ से ही वो आगे शुरू कर सकते हैं। ऐसा हमसे जुड़ने के बाद उन्हें पता लगा। सारा आकाश मेरा की क्लासेस में जब वो जुड़े तो आए तो थे वो डिप्रेशन को अपने फेस करते हुए वहाँ से बूस्ट अप होने के लिए, लेकिन नॉलेज यहाँ आकर के मिली कि आप अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाइए और आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखा है कि 100% ब्लाइंडनेस है, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप बने तो आप फिर उसके बाद स्क्राइब भी मिलेगा, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। पढ़ाई करने के लिए आपको स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड कराएंगे, भले ही ऑडियो में हमें कराना हो या कहीं और लाइब्रेरीज में पढ़ा है तो वो, या PDF वगैरह देना पड़ा, तो ये सारा गाइडेंस तब हुआ। और अब हमारा छोटे बच्चों का, जैसे मैं बता रही हूँ, डाउन सिंड्रोम बच्चे तो हमारे पास छोटे ही हैं, और दृष्टिबाधित बच्चों का भी हम अब छोटे बच्चों का बैच शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम बिल्कुल ग्रास रूट पे जाके, रूरल में जाकर के हम टैप करेंगे बच्चों को, जहाँ, क्योंकि इस ऑनलाइन माध्यम को हम अगर बेनिफिट ये ना उठाया तो फिर ऑनलाइन क्लासेस का मैं कहती हूँ फुल्ली बेनिफिट हम नहीं उठा रहे होंगे। जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो बोलती है कि हर स्कूल में स्पेशल एजुकेटर रहे, है ना, रिसोर्स स्कूल रहेगा और वहाँ रिसोर्स टीचर रहेगा। तो उस रिसोर्स स्कूल के अंडर में 5-6 स्कूल रहेंगे, ऐसा कुछ है, जिसमें स्पेशल एजुकेटर भी रहेगा और वो अपने आसपास के एरिया में देखेगा कि कितने दिव्यांग बच्चे हैं, वो सब बच्चे अपने इस रिसोर्स टीचर से जुड़े हुए रहेंगे। लेकिन आज की डेट में तो अपने स्पेशल एजुकेटर है नहीं, इतने गवर्नमेंट के पास वो फील्ड नहीं है, वैकेंसीज उनकी। तो ये पूरा इम्प्लीमेंट होने में, एजुकेशन पॉलिसी में तो आ गया, लेकिन इस चीज को इम्प्लीमेंट होने में कई साल लगने वाले हैं। हम आज की डेट में संस्था के माध्यम से एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं समझती हूँ कि हम जब तक कि सरकार पहुंचे और अपने रिसोर्सेज वहाँ पर लगाए, उसके लिए फंड चाहिए होते हैं, तब तक हम पहुंचे वहाँ पर। और ऑनलाइन माध्यम बहुत अच्छा माध्यम है। जैसे डाउन सिंड्रोम का हमने पायलट, मैंने बताया ना, करके देखा हमने, वो सक्सेसफुल है। वहाँ स्पेशल एजुकेटर हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे ही दृष्टिबाधित बच्चों के लिए हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें स्पेशल एजुकेटर के माध्यम से बच्चे और उनके पेरेंट्स घर बैठे ब्रेल सीखेंगे और फिर उन्हें वहाँ के नियर बाय स्कूल में भेज करके, और जो वहाँ पर सीख लिया तो वहाँ पर नियर बाय स्कूल में जाएं, मतलब उन्हें ये प्रेरणा एक तरीके से मिल जाएगी, गाइडेंस मिल जाएगी, मार्गदर्शन हो जाएगा उनका कि मेरा बच्चा पढ़ सकता है। हमारा सेक्शन जो है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कार्यकर्ता हमें रूरल में से बच्चे हमारे साथ कनेक्ट कर देंगे, ये ऐसी योजना है। और वहाँ हमारे से ऑनलाइन ब्रेल भी सीखेंगे और ऑडियो माध्यम से अपना सिलेबस एक्स्ट्रा क्लासेस में हमारे से सीखना शुरू करेंगे। और इसके साथ साथ उन पेरेंट्स को ये प्रेरणा हो जाएगी कि उन्हें अपने नियर बाय स्कूल में भेजना है अपने बच्चे को। वहाँ स्कूल में बच्चा रेगुलर स्कूल में पढ़ेगा, और जो उसको एक्स्ट्रा कोचिंग की जहाँ डिफिकल्टी है, तो वहाँ क्योंकि सिर्फ अगर रिसोर्स टीचर नहीं है वहाँ पर आज की डेट में, तो वहाँ सिर्फ सुन करके आएगा, तभी वो ज्ञान पा पाएगा। लेकिन हमारे साथ जुड़ने के बाद उसकी जो लिख करके सीखने वाली जो कमी है वो भी दूर होगी।
ये हमारी योजना है। आने वाले समय में आप बहुत जल्द इसको इम्प्लीमेंट होते हुए भी देखेंगे और हमारा सक्षम जो राष्ट्रीय संगठन है इसका लाभ मेरे को लगता है सभी देशवासियों को होना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से, आपके FM रेडियो के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको लोग, जितने लोग सुन रहे हैं, दृष्टिबाधित बच्चे भी बहुत सारे सुन रहे हैं, मैं समझती हूँ, दृष्टिबाधित लोग सुन रहे हैं और अन्य जो भी लोग सुन रहे हैं, तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये आप मैसेज जो है सब जगह पहुँचाएं। सक्षम पाठशाला का मैसेज आप जहाँ देखते हैं उसको जितना ज्यादा फॉरवर्ड करें। हमारी ये कक्षाएं निःशुल्क हैं, पूरे तरीके से निःशुल्क है, तो हमारे साथ बच्चों को जोड़ें, क्योंकि हर पेरेंट जो है वो ये नहीं करेज कर सकता कि वो अपने बच्चे को हॉस्टल में भेज दे, और दूर दराज के गांव में स्पेशल स्कूल नहीं है उसके आसपास, तो वो हॉस्टल में भेज दे, ऐसी हिम्मत हर पेरेंट नहीं कर पाता। ना वो ऐसी हिम्मत कर पाते हैं कि वो शिफ्ट करें अपने बच्चे के लिए बड़े, क्योंकि जो स्पेशल स्कूल हैं वो बड़े शहरों में हैं, तो बड़े शहरों में हर पेरेंट शिफ्ट कर पाए अपने बच्चे के लिए, ऐसा भी उनके लिए कई बार संभव नहीं हो पाता। ना ही वो इतनी हिम्मत कर पाते हैं कि वो बड़े शहर के हॉस्टल में भेज दें, स्पेशल स्कूल वाले हॉस्टल में जहाँ उनका बच्चा पढ़ ले। तो उनको अपने आस पास ही तलाश होती है शिक्षा की या मार्गदर्शन की कि मेरे बच्चे के लिए आगे क्या रास्ते हैं। उसके लिए हम पहुंचना चाहते हैं उन तक, वो बच्चे तक स्कूल पहुंच जाए। बच्चा स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहा तो बच्चे तक मार्गदर्शन पहुंच जाए। बच्चे को अगर बड़े शहर में आकर के मार्गदर्शन जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं साधन, तो मेरा सभी ऑडियंस से, आपके जितने भी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सक्षम पाठशाला का प्रसार इस तरीके से प्रचार और प्रसार करने में आप भी माध्यम बने सभी, और जन जन तक पहुंचा दें, ताकि कहीं भी कोई गांव में, कोई दूर दराज में पेरेंट है और के घर कोई ऐसा बच्चा है या बड़ा है जी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे होते से बड़ी एज आ गई लेकिन वो घर से नहीं निकल पाए। अब वो एज ऐसी है कि पढ़ाई शुरू करने की एज तो नहीं है, लेकिन अगर वोकेशनल ट्रेनिंग मिल जाए, अगर कुछ गाइडेंस मिल जाए तो भी चल जाएगा काम। तो ये मैसेज सब तक जाना चाहिए, दूर दराज तक पहुंच जाना चाहिए। सक्षम पाठशाला के माध्यम से आप इन सब चीजों में आपको मार्गदर्शन मिलेगा, UDID कार्ड बनाने में, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में, ताकि उसके बाद उनकी पेंशन बन जाए, और बच्चा है अगर तो उसकी पढ़ाई शुरू हो जाए, बड़ा है पढ़ाई रुक गई है कहीं पर तो उसको कहीं सिलेबस चाहिए, ऑडियो बुक रिकॉर्डिंग, EPUB चाहिए, कोई कोचिंग चाहिए, तो वो सब चीजों के सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं सक्षम के माध्यम से। तो बहुत अच्छी जानकारी मैम आपने पूरे सक्षम के बारे में, सक्षम पाठशाला के बारे में हम सभी श्रोताओं को दी, हमारे सभी श्रोताओं को दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और निश्चित रूप से जितने भी लोग सुन रहे हैं आपको, वो सहयोग करेंगे इस काम में, और आपके मैसेजेस अभी तक धीरे धीरे करके जो है लोग कोर्सेज से और ज्यादा जुड़ेंगे, ऐसा मैं विश्वास भी दिलाता हूँ और ऐसा सोचता भी हूँ। तो अब बहुत शॉर्ट में आप क्या मैसेज हमारे सभी श्रोताओं को लास्ट में देना चाहेंगे? मैं ये समझती हूँ कि मेरे लाइफ का खुद का भी ये एक मोटो है, ये एसेंस है कि ये 2 लाइंस जो हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। मैंने देश की धरती पर जन्म लिया, इस एनवायरनमेंट में पल बढ़ के मैं बड़ी हुई और अपने पैरों पर खड़ी हुई और सक्षम हुई, खुद समर्थ हुई। तो अब इसके बाद मेरी भी जिम्मेवारी है कि मैं अब कुछ समाज को दूं। तो हमें हर एक भारतवर्ष के हर एक नागरिक को ये कहती हूँ कि हम कुछ भी करें, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ देश को देना चाहिए। भले ही अपना हफ्ते में 1 घंटा दें, प्रतिदिन कोई 1 घंटा दे सकता है, कोई 15 दिन में 1 घंटा दे सकता है, पर समाज सेवा में दें। सेवा कुछ भी हो सकती है, आप अपने आसपास नजर घुमाएंगे, हो सकता है इतनी भर भी सेवा काफी हो कि आप जिस हॉस्टल में रहते हैं वहाँ कभी मिल करके और के सफाई अभियान चला लिया, ये भी सेवा है। सब मिल करके अपना गैदरिंग करके हम लोग पूरे अपने बड़े हॉल को क्लीन करेंगे, स्पेशल डस्टिंग करेंगे, ये भी सेवा है, क्योंकि उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आप मेंटेन कर रहे हैं। या कहीं पौधों को पानी देंगे, वो भी देश की सेवा है। कहीं पक्षियों को पानी देंगे, या मेरे को इतना पढ़ना आता है मैं अपने से छोटे बच्चे को पढ़ा दूंगा, ये भी सेवा है। तो कुछ ना कुछ करें हम सभी मिल करके, तो देश आगे बढ़ जाएगा और हम सभी एक सक्षम भारत और समर्थ भारत बना पाए। बहुत अच्छा मैसेज मैम आपने दिया, और अब ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमसे इतनी सारी बातचीत की, और आपने सक्षम पाठशाला के बारे में, जिसे कह सकते हैं बहुत डिटेल में एक एक चीज को जिसे नोट करके रखा हो, इस तरीके से आपने जो है सारी चीजें इसके बारे में, पुरानी नई सब बातें
सभी नए बैचेस के बारे में, योजनाओं के बारे में आपने बताया, कार्यक्रम में आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। और मैं समझती हूँ कि ये हमारे लिए भी एक प्लेटफॉर्म है। नए आपके ऑडियंस के थ्रू जुड़ेंगे तो हमें भी नए स्टूडेंट्स मिलेंगे और हमें ज्यादा सेवा का मौका मिलेगा। तो अब दोस्तों, मुझे यानी आपके अपने दोस्त आरजे गौरव को इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करने की आप सभी से अनुमति लेनी होगी। फिर नई मुलाकात होगी किसी और कार्यक्रम के दौरान आप सभी से, किसी और इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव के एक और नए एपिसोड के साथ और नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आपके अपने आरजे गौरव को ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।